जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 9 चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके थे, जो कि हमारा प्रथम चैप्टर क्या था, वर्णमाला के बारे में। और जो पिछला वीडियो था हमारा लास्ट क्रिया के बारे में, जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग कंप्लीट रूप से देख सकते हैं उस वीडियो को, तब जाके आप लोग को इधर अच्छे से और समझ में आएगा। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द किसे कहते हैं, तो इसके बारे में भी कंप्लीट हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और अध्ययन करेंगे। तो क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जो हम लोग पढ़ रहे थे शब्द विचार के बारे में। शब्द विचार जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इसमें भी 4 प्रकार होते हैं। तो एक प्रकार हमारा था रूप परिवर्तन के आधार पर प्रकार। क्या था? रूप परिवर्तन के आधार पर प्रकार, जिसमें कि 2 प्रकार इसमें आ रहे थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी में हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और पिछली वीडियो में जो हम लोग क्रिया के बारे में अध्ययन कर चुके थे, तो इसके बारे में कंप्लीट अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कंप्लीट रूप से आप लोग देख सकते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे अविकारी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी 4 प्रकार होता है। इसमें भी 4 प्रकार होता है। तो अविकारी किसे कहते हैं या अव्यय किसे कहते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा भी हूँ अविकारी या अव्यय। तो अविकारी किसे कहते हैं या अव्यय किसे कहते हैं, तो जिसका व्यय नहीं होता होगा। क्या नहीं होता होगा? जिसका ह्रास नहीं होता होगा, जिसका व्यय नहीं होता होगा, तो उसे क्या कहते हैं? अव्यय या अविकारी। तो यहाँ पे जैसे परिभाषा दिया गया है, वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। जबकि विकारी में क्या हो रहा था? लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार परिवर्तित हो जा रहा था, लेकिन अविकारी में परिवर्तित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अविकारी या अव्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, अमित धीरे धीरे बोलता है। क्या बोलता है? अमित धीरे धीरे बोलता है। रीमा, यहाँ पे क्या दिया गया है? रीमा, सॉरी यहाँ पे मी लिखा गया है, तो यहाँ पे काट लीजिएगा। रीमा धीरे धीरे चलती है। क्या करती है? रीमा धीरे धीरे चलती है। तो यहाँ पे देखिए, लिंग तो यहाँ पे परिवर्तित हो जा रहा है ना, लिंग यहाँ पे क्या हो रहा है? परिवर्तित हो जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। क्या नहीं हो रहा है? धीरे धीरे में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो ये विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? विकारी होते हैं। अमित और रीमा क्या है? विकारी शब्द है, लेकिन धीरे धीरे क्या है? अविकारी है, जो कि किसी भी अनुसार नहीं बदलता है। लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार कभी भी नहीं बदलेगा, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे नहीं बदलेगा। इसी प्रकार से बच्चा धीरे धीरे चलता है, बच्चे धीरे धीरे लिखते हैं, ये सब क्या है? अविकारी शब्द होते हैं। मितांश धीरे धीरे खाता है, जिया धीरे धीरे गा रही है, ये सब क्या है? धीरे धीरे अविकारी शब्द हैं। तो और भी अविकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अविकारी या अव्यय के कितने प्रकार होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, इन सब में लिंग बदल दिया, वचन बदल दिया, काल बदल दिया, लेकिन धीरे धीरे में कोई बदलाव नहीं आया। मतलब यहाँ क्या है? अविकारी या अव्यय है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका था। तो अविकारी या अव्यय के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके कुल मिला के इसके 4 प्रकार होते हैं, लेकिन अगर कुल पूछा जाए तो 5 प्रकार होते हैं। एक निपात आएगा। क्या आएगा? एक निपात आएगा। तो निपात के बारे में भी देखेंगे हम लोग, क्या होता है निपात। तो हमारा पहला प्रकार है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। चौथा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रिया विशेषण क्या होता है। तो दोस्तों, आप लोग को इसको अच्छे से याद करना होगा कि ये कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं अविकारी या अव्यय के। तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे कुछ लिखा गया था, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं, क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं, अर्थात क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। मतलब क्रिया की जो विशेषता बतला रहा होगा उसे क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। वो भी क्या आएगा? क्या होगा? अव्यय ही तो होगा, अविकारी ही तो होगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया, चेतक घोड़ा तेज दौड़ता है। तो दौड़ना क्या होता है? क्रिया होता है। दौड़ना क्या है? क्रिया है, और उसकी विशेषता क्या है? कि तेज दौड़ता है। तो इस प्रकार से तेज क्या है? यहाँ पे क्रिया विशेषण है ना। इसी प्रकार से रवीना अभी अभी गई ना, अभी अभी गई। तो अभी अभी क्या है? क्रिया विशेषण है। जाने की विशेषता बता रहा है कि अभी अभी गई, तो भी क्या है? क्रिया विशेषण है।
तो ये क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इसको भी हम लोग आगे जानेंगे कि कितने प्रकार होते हैं क्रिया विशेषण में। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं एग्जाम्पल आप लोग को बताते चलता हूँ। जैसे कि वह बाहर बैठा है, वह बाहर बैठा है, तो बैठने की विशेषता क्या है, बाहर बैठना। तो यहाँ पे क्रिया की क्या विशेषता बता रही है, बाहर। तो यहाँ पे क्या है, क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार से सीमा बहुत खाती है ना। तो इस प्रकार से क्रिया विशेषण के चार उपभेद होते हैं, चार उपभेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो चलिए देखते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो कालवाचक क्रिया विशेषण कहने का मतलब क्या है, जो काल का बोध कराता होगा, जो समय का के अर्थ का बोध कराता होगा, वो क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता का काल के द्वारा बताते हैं, काल के द्वारा यानी कि समय के द्वारा बताते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण में आता है ना। जैसे कि रवि प्रातः काल घूमने जाता है, तो घूमने की विशेषता क्या बता रहा है कि प्रातः काल जाता है, तो इसमें क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसी प्रकार से मोहित अभी अभी सोया है, तो सोने की विशेषता क्या बता रहे हैं, यहाँ पे क्रिया क्या है, सोना, और उसकी विशेषता क्या बता रहा है कि अभी अभी, अभी अभी क्या है हमारा, कालवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। इसी प्रकार से वे सुबह सुबह निकल गए, तो निकलना क्या है हमारा, क्रिया है, और सुबह सुबह, तो सुबह सुबह क्या है यहाँ पे, कालवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। इसी प्रकार से राधा शाम को खाना बनाती है, तो शाम क्या है, यहाँ पर काल का बोध करा रहा है ना, तो शाम क्या है हमारा, कालवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। इसी प्रकार से तुम दिल्ली कब जाओगे, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, काल का बोध करा रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। तो कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए कब के द्वारा प्रश्न किया जाता है। तो जैसे कि तुम दिल्ली कब जाओगे, तो यहाँ पे कब के द्वारा क्या होता है, प्रश्न के द्वारा हम लोग पूछ सकते हैं कि कब। अगर आप लोग प्रश्न करते हैं तो वहां पे पता चल जाएगा कि कालवाचक क्रिया विशेषण है कि नहीं। जैसे कि और भी यहाँ दिया गया है, जैसे कि मोहित अभी अभी सोया, तो मोहित कब सोया, अभी अभी, है ना। वे कब गए, सुबह सुबह निकल गए, तो वे कब निकल गए, सुबह सुबह। तो कब के द्वारा इसमें प्रश्न किया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रकार है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जहाँ पे स्थान के अर्थ का बोध होता होगा। जैसे कि वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं, क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल, मोहन बाहर बैठा है, मोहन कहाँ बैठा है, तो बैठना बैठना क्या है हमारा, क्रिया है, उसकी विशेषता क्या है कि वो बाहर बैठा है, तो बाहर क्या है, स्थान, तो यहाँ पे क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसी प्रकार से सीमा भीतर खेल रही है, खेलना क्या है, क्रिया है, और इसकी विशेषता क्या बतला रहा है कि वह कहाँ खेल रही है, भीतर, तो भीतर क्या है, एक प्रकार का स्थान है, तो स्थान की विशेषता का बोध करा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार से वे ऊपर बैठे हैं, मनीष आगे आगे चल रहा है, वह पीछे पीछे चल रहा है, यहाँ पर भी क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा, है ना। तो इसमें क्या प्रश्न किया जाता है, कहाँ और किसके द्वारा प्रश्न करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि वहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा कि नहीं, है ना। तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जहाँ पे मात्रा का अर्थ का बोध हो रहा होगा, परिमाण के अर्थ का बोध हो रहा होगा, वहां पे क्या होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि यहाँ पे परिभाषा में दिया गया है, वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता मात्रा के द्वारा कराते हैं, मात्रा के द्वारा कराते हैं, वहां पे क्या होता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे रमेश ज्यादा खाता है, तो खाने की विशेषता क्या है, ज्यादा, तो ज्यादा क्या है, मात्रा, तो किसमें आएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। सुरेश कम खाता है, तो खाने की विशेषता क्या है, कम, तो कम क्या है, मात्रा है, तो ये किसमें आएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएगा, है ना। इसी प्रकार से हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, वह थोड़ा थोड़ा खाता है, तो खाने का विशेषता क्या है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा क्या है, मात्रा है, तो इसमें क्या आएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार से वह बहुत पीता है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे नोट दिया गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए कितना, कितनी, कितने के द्वारा प्रश्न किया जाता है। तो रमेश कितना खाता है, तो ज्यादा खाता है, तो ऐसे करके आप लोग प्रश्न करेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि वहां पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है कि नहीं। इसी प्रकार से हमारा चौथा प्रकार है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, यहाँ पे परिभाषा दिया गया है, किसी कार्य के करने या ढंग या तरीका, वे अव्यय शब्द जो किसी कार्य के करने के ढंग या तरीका का बोध कराते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो ढंग या तरीका कहने का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, चेतक घोड़ा तेज दौड़ता है, तो दौड़ने का ढंग या तरीका क्या है, उसका तरीका क्या है, तेज दौड़ना। तो तेज यहाँ पे क्या है हमारा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आएगा, तो दौड़ने का तरीका क्या है, तेज। इसी प्रकार से चलने का तरीका क्या है, धीरे धीरे, तो छोटा बच्चा धीरे धीरे चलता है, तो उसका चलने का ढंग क्या है, लहजा क्या है, धीरे धीरे, तो यहाँ पे क्या आएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, है ना। मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ, तो लिखने का ढंग या तरीका क्या है,
लिखने का ढंग या तरीका क्या है, जल्दी जल्दी। तो जल्दी जल्दी यहाँ किस में आएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में, जो कि ढंग या तरीका का बोध कराता होगा, वहां पे क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार से वह अचानक चला गया, अंकित सहसा आ गया, तो सहसा मतलब अचानक। इसी प्रकार से वह यकायक निकल गया, तो निकलने का ढंग कैसा है, तरीका उसका कैसा है, यकायक मतलब अचानक। तो इस प्रकार से आप लोग किसको भी ध्यान रख सकते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कैसे के द्वारा प्रश्न किया जाता है। तो जैसे चेतक घोड़ा कैसे दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है, तो कैसे के द्वारा आप लोग प्रश्न करके पहचान सकते हैं कि वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है कि नहीं। इसी प्रकार से हमारा पहला प्रकार कंप्लीट होता है, जो कि क्रिया विशेषण था। तो क्रिया विशेषण में 4 प्रकार आ रहे थे, है ना। इसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रकार है संबंध बोधक क्रिया विशेषण। तो संबंध बोधक क्रिया संबंध बोधक अव्यय, सॉरी, संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं, तो वे अव्यय शब्द जो दो बातों के स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं, जो दो बातों के स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं, अर्थात वे अव्यय शब्द जो दो संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध का बोध कराते हैं, संज्ञा या सर्वनामों के बीच संबंध का बोध कराते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, घर के सामने बगीचा है, तो घर क्या है, संज्ञा है, और बगीचा क्या है, एक प्रकार की संज्ञा है। तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, के सामने। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध के अर्थ का बोध करा रहा है, वहां पे के सामने है। तो के सामने हमारा किस में आएगा, संबंध बोधक अव्यय में आएगा। यहाँ पर के सामने संबंध करा रहा है ना। तो घर और बगीचा के बीच में के सामने संबंध करा रहा है, तो घर के सामने बगीचा है, तो संबंध बोधक अव्यय में आएगा। छत के ऊपर बच्चा खेल रहा है, छत के ऊपर बच्चा खेल रहा है, तो छत के ऊपर बच्चा खेल रहा है, तो यहाँ पे के ऊपर किसके द्वारा संबंध कराया जा रहा है, के ऊपर के द्वारा। किन दोनों के बीच में, छत और बच्चा के बीच में के ऊपर के द्वारा संबंध दोनों के बीच में कराया जा रहा है, इन दोनों के बीच में के ऊपर के द्वारा संबंध कराया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, संबंध बोधक अव्यय होगा। इसी प्रकार से पेड़ पर कोयल बैठी है, कोयल और पेड़ के बीच में कौन संबंध करा है, पर। तो ये भी क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। जिसका हास नहीं हो सकता है उसे क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं, है ना। घर के पीछे नीम का पेड़ है, तो घर के पीछे नीम का पेड़ है, तो यहाँ पे नीम और घर के बीच में कौन संबंध करा रहा है, के पीछे। राम के सामने श्याम बैठा है, तो श्याम और राम के बीच में संबंध कौन करा रहा है, के सामने। तो भी किसमें आएगा, संबंध बोधक अव्यय में आएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को पहचानना है। और भी एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे हरीश के पीछे चोर छुपा है, सड़क के ऊपर वाहन चल रहा है, कुत्ते के पीछे पीछे चीता दौड़ रहा है ना। और इसी प्रकार से जैसे क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर होता है, क्या फर्क होता है, थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कि बाहर, तो बच्चा बाहर खेल रहा है, किसमें आएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में। बच्चा बाहर खेल रहा है तो किसमें आएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में। लेकिन बच्चा घर के बाहर खेल रहा है, तो इसमें किसमें आएगा, संबंध बोधक अव्यय में आएगा। किसमें आएगा, संबंध बोधक अव्यय में, जो कि बच्चा और किसके बीच में संबंध करा रहा है, बाहर के बीच में, घर के। एक घर क्या है, संबंध करा रहा है किसके बीच में, बच्चा और घर के बाहर के बीच में क्या करा रहा है, संबंध करा रहा है दोनों बीच में। तो किसमें आएगा, संबंध बोधक। इसी प्रकार से लड़का भीतर बैठा है, लड़का घर के भीतर बैठा है, तो लड़का और भीतर के बीच में कौन संबंध करा रहा है, घर। तो ये भी किसमें आएगा, संबंध बोधक। और ये लड़का भीतर बैठा है, किसमें आएगा, स्थान वाचक क्रिया विशेषण में, है ना। इसी प्रकार से चिड़िया ऊपर बैठी है, चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी है, तो ये किसमें आएगा, संबंध बोधक अव्यय में। और ये किसमें आएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में। तो इसी प्रकार से आप लोग ध्यान दे सकते हैं इसको, बाहर भीतर ऊपर नीचे सामने आगे पीछे अव्यय शब्द है, इनका प्रयोग क्रिया विशेषण में भी होता है और संबंध बोधक अव्यय में भी होता है ना। इसी प्रकार से हमारा तीसरा प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, वे अव्यय शब्द जो दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। दो वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ रहे होंगे, वो क्या कहलाएंगे, समुच्चय बोधक। तो इसमें और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, या, अथवा, क्योंकि, इसलिए, कि, मानो, ये सब आते हैं। अगर ये सब हैं तो समझ लीजिए कि वहां पर समुच्चय बोधक होने का चांस ज्यादा है ना। तो जैसे कि कृष्ण बांसुरी बजाता है और राधा नाचती है, बसंती थोड़ी ना है कुत्तों के सामने नाचेगी। एक हास्यास्पद था, इसको ध्यान मत दीजिएगा। जैसे कि कृष्ण बांसुरी बजाता है और राधा नाचती है, तो समुच्चय बोधक अव्यय इसमें होगा, है ना। क्योंकि और इसमें आ रहा है, दोनों के बीच में, दोनों वाक्यों के बीच में संबंध करा रहा है ना। कृष्ण बांसुरी बजाता है, एक ये वाक्य है, और राधा नाचती है, एक ये वाक्य है। और क्या है यहाँ पे, समुच्चय बोधक अव्यय है, जिसका हास नहीं हो सकता है, जिसका लोप नहीं हो सकता है।
तो इन दोनों के बीच में, दोनों वाक्य के बीच में कौन संबंध करा रहा है, और इसी प्रकार से इन दोनों वाक्य के बीच में कौन संबंध करा रहा है, परंतु विजय क्रिकेट खेलता है परंतु अजय फुटबॉल खेलता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, समुच्चय बोधक अव्यय होगा। इस प्रकार से मुकेश पत्र लिखेगा लेकिन सुरेश अखबार पढ़ेगा। तो लेकिन क्या है इसमें, समुच्चय बोधक अव्यय, वह गरीब है परंतु बेईमान नहीं, तो वह गरीब है बेईमान नहीं, ये दो ठो वाक्य हैं, इन दोनों के बीच में कौन संबंध करा रहा है, परंतु, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, समुच्चय बोधक अव्यय। उसी प्रकार से उसने बहुत मेहनत की इसलिए वह सफल हो गया, वह अमीर है लेकिन दयालु नहीं, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। तो इन सब में क्या आएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। इसी प्रकार से हमारा चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो विस्मयादि बोधक कहने का मतलब क्या है, इसमें अचंभित वाले शब्द आते हैं, आश्चर्य वाले, उसी को क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक, है ना। तो वे अव्यय शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय इत्यादि के अर्थ का बोध कराते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो जैसे कि वाह, ओहो, अरे, क्या, शाबाश, अच्छा, हे भगवान, छी छी, ये सब किस में आएंगे, विस्मयादि बोधक में। जैसे कि वाह क्या दृश्य है ना, तो ये किस में आएगा, विस्मयादि बोधक में। अरे तुम कब आए, ये भी किस में आएगा, विस्मयादि बोधक में। ओहो, मैं तो भूल ही गया था, हे भगवान बहुत बुरा हुआ। क्या, पप्पू पास हो गया, तो ये भी किस में आ रहा है, आश्चर्य वाले में आ रहा है। तो ये भी इसमें इसमें क्या होगा, विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। अच्छा उसने ऐसा कहा, छी छी बहुत गंदगी है ना। तो ये सब किस में आएंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय में आएंगे, जो कि हमारा चौथा प्रकार था। और अगर कुल प्रकार पूछे तो 5 प्रकार होता है, जो कि पांचों प्रकार निपात होता है। तो निपात किसे कहते हैं, ये अव्यय ही होता है जो कि क्या करता है, ये वे अव्यय शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर अपने होने का प्रभाव जमा देते हैं, अपने होने का क्या करते हैं, प्रभाव जमा देते हैं, अर्थात किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर विशेष बल देते हैं, निपात कहलाते हैं। तो ही, भी, तो, तक, मात्र, अन्यथा, सिर्फ, ये सब किसमें आएंगे, हमारा निपात कहलाएंगे। तो मोहन जयपुर जाएगा, तो सामान्य है, सामान्य वाक्य है, लेकिन मोहन ही जयपुर जाएगा तो किस में आएगा, हमारा निपात में आएगा। तो ही यहाँ पे क्या है, निपात है ना, जो कि विशेष बल दिया जा रहा है। सीमा खाना पकाएगी, सामान्य वाक्य है, जैसे कि सीमा ही खाना पकाएगी, ये भी क्या है, निपात में ही क्या है, यहाँ पे निपात है ना। राकेश विद्यालय चलेगा, राकेश भी विद्यालय चलेगा। तुम घर पर रहना, तुम भी घर पर रहना। मुकेश तुम भी घर पर ही रहना। तो यहाँ पे क्या है, निपात है, तुम भी घर पर ही रहना। तो यहाँ पे 2 ठो निपात है, भी और नी, भी और ही, है ना। इसी प्रकार से वह विदेश गया था, वह विदेश तो गया था, मैंने उसे रोका तो नहीं, ये सब किस में आएंगे, हमारे निपात में आएंगे। तो इस प्रकार से हमारा पांचों प्रकार कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर दो यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।